तो मैं मेन जो अपने यूनिट 5 एसएमडी के टॉपिक है, जो कि है कैड डाटा एक्सचेंज। तो ये यूनिट है कैड डाटा एक्सचेंज। मतलब कैड किस तरह से अपन जब सॉफ्टवेयर अपना कैड होता है वो कैसे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ डाटा एक्सचेंज करता है, अपना डाटा उनको भेजता है और उनका डाटा अपने पास लेता है। तो ये चीज़ अपना ये यूनिट में बताई गई है कि कैड डाटा खुद के कंपोनेंट्स के बीच में, मतलब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कोड रहेंगे, तो उनके बीच में कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर है उनको कैसे इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो इसको अपन कैड कैड डाटा एक्सचेंज है। इसमें सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस कवर्ड हैं, पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं। मतलब अभी लगभग 50 से 60% यूनिटी कवर्ड होगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं जो कि पहले भी आ चुके हैं, वो आप खुद से पढ़ लीजिए। पर इसमें सब आईएमपी जो मुझे लगे कि थोड़े ईजी थे, वो सब कवर्ड है। कैट डाटा एक्सचेंज क्या होता है? एक मेथड होता है फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिससे दो लोग बातचीत कर सकें। इस तरह कैट डाटा एक्सचेंज भी ट्रांसलेशन करता है डाटा का। किसका ट्रांसलेशन करता है? डाटा का। किन किन के बीच में? बिटवीन डिफरेंट कैड सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग कैड सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स, मतलब अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर्स और कैम और सी और CAX, इन सब के बीच में अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन रहती है उन सबको एक दूसरे में ट्रांसलेट करता है, जिससे कि सब अलग अलग कैड सिस्टम है, जैसे कटिया और सॉलिड वर्क्स, जैसे अलग अलग जो कैड के सिस्टम है वो एक साथ बात कर सके। तो इसको अपन कहते हैं कैड डाटा एक्सचेंज। तो ये क्या करता है? इंश्योर सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन। तो आपको इससे एक एग्जांपल समझ आएगा कैसे होता है। कैड मॉडल में एक टीम होती है डिज़ाइनिंग की, एक टीम होती है टेस्टिंग की, एक टीम होती है सिमुलेशन की, एक टीम होती है मैन्युफैक्चरिंग की। चारों अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग हैं चारों के, पर चारों को अब इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। अब जो डिज़ाइन, जो टेस्टिंग और सिमुलेशन वाले, इन तीनों की इन्फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी चाहिए होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोडक्ट बना कैसा है, कितना सह सकता है वो, कितनी टेस्टिंग, वो कितनी उसका सिमुलेशन किस तरह से काम कर रहा है, सब आपको मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। तो आप कैड एक्सचेंज का यूज़ यहाँ पे करेंगे, जिससे कि इनकी इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसलेट कर सको जो मैन्युफैक्चरिंग वाले को देगा। ये सब वाला ये अलाउ करता है डाटा एक्सचेंज, जितने भी हैं इन सबको एक साथ कम्युनिकेट करने में। मतलब डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, सिमुलेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है कैड डाटा एक्सचेंज। तो क्या होता है? जियोमेट्रिक, इसमें क्या क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है टाइप्स की? जियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है? डायमेंशंस हैं, शेप्स है और स्पेशल रिलेशनशिप्स है। मतलब ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस कैसे हैं, ऑब्जेक्ट के शेप का है, और उसकी दूसरे अपनी स्पेस है, जो उसके आसपास की जो स्पेस है उसके साथ कैसे रिलेशन है ऑब्जेक्ट का, वो सब इसमें आता है जियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। और दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन होती है? बियॉन्ड जियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो जियोमेट्री से आगे की इन्फॉर्मेशन है, एडवांस्ड है। उसमें आता है मेन मेटा डाटा। मेटा डाटा में क्या बताता है? एक्स्ट्रा आपको कॉन्टेक्स्ट देता है, आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट है किस बारे में। तो इसमें क्या क्या रहता है? क्रिएटर का नाम, क्रिएशन हुआ कब, किस किस डेट पे क्रिएशन हुआ, किस वर्जन पे बनाया गया, उस प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए, उसकी पूरी हिस्ट्री स्टोर रहती है, क्या क्या चेंजेस हुए, और डिटेल रहती है प्रोजेक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट को हम क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, किस कंपनी के लिए बना रहे हैं। ये सब चीज़ें पूरी मेटा डाटा में आती हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फिर होता है नॉलेज एम्बेडेड विद इन द डिज़ाइन। जो नॉलेज डिज़ाइन के अंदर छुपा हुआ है, एम्बेडेड है, अंदर पहले से ही मतलब डला हुआ है। तो इसमें क्या क्या आता है? इक्वेशन आती हैं। जैसे अभी आपने आपने क्या कहते हैं, स्प्लाइन कर्व कुछ बनाया, तो इसकी कुछ इक्वेशन आएगी, x² + y²। ये सब एल्गोरिदम्स आती हैं आपकी अलग अलग। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन और एल्गोरिदम जो कि डिज़ाइन के अंदर रहती हैं, पहले से छुपी रहती हैं, ये सब इसमें आती हैं। मतलब अपन कैट डाटा एक्सचेंज में ये सब चीज़ें आती हैं, मतलब डायमेंशन से लेके इसके मेटा डाटा, क्रिएटर का नाम, वर्जन वगैरह, इक्वेशंस तक, मैथ्स तक आती है इसमें। फिर टॉलरेंसेस, मतलब डायमेंशन, जितने भी वैसे डायमेंशंस होते हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट की, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा बाहर, और इससे छोटा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो सब इसमें आता है, लिमिट्स आती हैं। और फिर असेंबली, जब आप ऑब्जेक्ट को असेंबल करोगे मिला के पूरा, तो वो किस तरह से असेंबल होगा, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और उसकी डाटा आपको इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब आप इतने अलग अलग टाइप का डाटा कैड एक्सचेंज के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में दे सकते हो। अब इसमें और स्टेप में लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो कैट डाटा एक्सचेंज क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, मेन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन डाटा को एक्सचेंज करते हैं। पर स्टेप उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने का, मतलब उस कॉन्सेप्ट के लिए एक फ्रेमवर्क है, ये स्टैंडर्ड है। ये चीज़ समझना जरूरी है। डाटा एक्सचेंज एक कॉन्सेप्ट है, स्टेप है, फ्रेमवर्क है, एक तरीका है प्रॉपर, जिससे डाटा एक्सचेंज किया जाता है।
तो स्टेप डाटा एक्सचेंज करने का ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है या फिर स्टैंडर्ड है? स्टेप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। तो इसका फुल फॉर्म है, इसको ISO 10303 भी कहते हैं, और इसे मेंटेन किया जाता है और डेवलप किसने किया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC। मैंने आई में पढ़ा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC। तो ये होता क्या है? ये एक तरह का बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका है, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन, और ये स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब ये सबके लिए सेम है। ये एक बहुत स्टैंडर्ड, मतलब एक प्रॉपर तरीका बनाया गया है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन किसके बीच? कम्युनिकेशन कैम, कैड, CAE और CAX। तो CAD, CAM, CAE, इसी तरह से और CAX भी होते हैं। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इन तीनों के बीच में बात करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है, जिससे तीनों कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे में डाटा अपना शेयर करते हैं। इधर ये इसका डाटा ये इस पे भेजेगा, ये इस पे भेजेगा, इस तरह से तीनों अपने डाटा एक दूसरे को भेजेंगे, जिससे एक ही मॉडल पे अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी कर सके। कोई रेंडरिंग करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कोई डिज़ाइन करेगा, तो सब एक साथ अच्छे से बातचीत करके हो सके, कुछ बीच में गलतियाँ नहीं हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अपन स्टेप का यूज़ करते हैं। इसको ISO 10303 भी कहते हैं। तो इसमें स्टेप में इंक्लूड किया गया होता है, सबसे पहले होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइन क्या है, वो सब इंक्लूडेड रहता है। फिर होता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक किस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है, और उसकी डिज़ाइन मतलब है कैसी, वो डिज़ाइन पूरी डिस्क्राइब की जाती है। फिर है GDTL, जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। तो जो मतलब ये टेस्टिंग का पार्ट है पूरा, कि उसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं, उसकी मतलब वेट, वो सब जितने भी डायमेंशंस होते हैं। और टॉलरेंस में वो सब आता है कि ये सब स्ट्रेस टेस्ट अगर किया गया है तो उसका रिजल्ट क्या है। टेम्परेचर टेस्ट, कितना टॉलरेट कर सकता है ऑब्जेक्ट बेसिकली, मतलब कितना आप उस पर अलग अलग फैक्टर्स लगा सकते हो और वो टॉलरेट कर सकता है। तो इसमें हर तरह के टेस्ट आते हैं अलग अलग। फिर आता है एनालिसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो कि एनालिसिस किया जाता है, फिर ये यहाँ से ये GDTL में टेस्टिंग हो गई। अब टेस्टिंग से निकलेगा कुछ एनालिसिस, मतलब कुछ डाटा निकलेगा, तो वो डाटा होता है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है फिर उस प्रोडक्ट की। जो डाटा निकला है उसका जो एनालिसिस हुआ है उसके बेस पे प्रोडक्ट को मशीन में डाल के बनाया जाएगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियों के CC और ये सब वगैरह होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह, CC, माइलेज, इन सब की इन्फॉर्मेशन से ये, अब ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ये केमिकल इंडस्ट्री में तो है नहीं CC। तो ये अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन रखता है। जैसे ऑटोमोबाइल के लिए CC रखेगा, केमिकल के लिए कुछ और रखेगा। और जो स्पेस वाली इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें तो बहुत ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, रॉकेट कहाँ तक जा रहा है, फ्यूल टैंक कब डिस्चार्ज होता है, और वो सब चीज़ें। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहती है। और क्या क्या आता है स्टेप में? एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जब से प्रोडक्ट पैदा हुआ है, फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन से डिज़ाइन तक, जब से वो डिज़ाइन हुआ, फिर वो मैन्युफैक्चर हुआ, फिर उसकी क्वालिटी की पूरी टेस्टिंग हुई, और फिर अब उसका मेंटेनेंस चल रहा है। तो पहले कंसेप्चुलाइजेशन टू डिज़ाइन, जब से डिज़ाइनिंग हुई, फिर जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हुई, और फिर अब उसका मेंटेनेंस चल रहा है। तो इस तरह से पूरी लाइफ उसकी कवर हो जाती है प्रोडक्ट की, पूरा का पूरा स्टेप देखता है। पूरा कम्युनिकेशन जितना भी एक प्रोडक्ट करता है अपनी लाइफ में, वो पूरा स्टेप के थ्रू किया जाता है। स्टेप में हर चीज़ आती है। स्टेप ऐसा नहीं करता कि सिर्फ मैकेनिकल डिज़ाइन ले रहा हो या फिर सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं, वो पूरा का पूरा ही लाइफ देखता है। ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। अब स्टेप स्टेप में बहुत सारा डाटा है क्या, वो डाटा एक्सचेंज करने का तरीका है, तो उसका खुद का भी एक सॉफ्टवेयर डाटाबेस कुछ होगा। तो वो होता है डाटाबेस कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे करता है खुद में। तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी, एक होगी प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की। एक प्रोडक्ट है, जैसे तुमने एक शेप बनाया, एक सिलेंडर बनाया मान लो, ऐसा कुछ, ऐसा एक तुमने शेप बनाया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी, मटेरियल, और फिर इसका वेट, और फिर इसका इसका क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रेस टेस्ट का रिज़ल्ट, ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक। फिर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि अब तुम इसको एक्चुअल मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, तो ये किस मशीन से मैन्युफैक्चर होगा, CNC से होगा क्या, CMC से होगा क्या। तो ये सब अपना CNC जैसे और कौन सी मशीन्स होती हैं, वो सब जो भी हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक इसमें आती हैं।
तो ये इन दोनों ऑपरेशंस को सेपरेट रखता है। बीच में दीवार जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को ये अलग अलग रखता है, अलग अलग फोल्डर्स में रखता है, ऐसा इमेजिन करो, जिससे कि मिक्स ना हो इसमें, मतलब ईजी रहता है ये काम करने में, क्योंकि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को दोगे और ये वाली इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को दोगे, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होता अलग अलग से। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें काम करता है, इसको याद रखना। एडवांटेजेस क्या होते हैं? डेवलप ए 3D मॉडल इन एनी सॉफ्टवेयर और मॉडल दैट अंडरस्टैंड्स स्टेप। तो अब आपके दोस्त को मान लो कि एक बहुत जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं वो स्टेप को सपोर्ट, पर एक को कटिया में काम करना है, एक को सॉलिड वर्क्स में काम करना है। तो अब अगर दोनों को साथ में काम करना है, तो वो स्टेप अगर दोनों के दोनों कटिया सॉलिड वर्क्स दोनों स्टेप को समझते होंगे, मतलब स्टेप को अंडरस्टैंड करते होंगे, तो कटिया वाला भी सॉलिड वर्क्स में आराम से काम कर सकता है। इसी तरह कंपनीज में भी होता है कि अगर दो कंपनीज को साथ में काम करना है और सॉफ्टवेयर अलग है, तब भी अगर दोनों सॉफ्टवेयर स्टेप को समझते होंगे तो फिर वो ईजी पड़ेगा। और ये चीज़ एक और जिसमें काम करती है कि कोई को कैम CAE है, कोई कैड पे काम कर रहा है और कोई कैम पे काम कर रहा है। तो जो डिज़ाइनिंग वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वालों से बहुत, जैसे ये डिज़ाइनिंग के, तो ये मैन्युफैक्चरिंग वालों से ईजीली बात कर सकते हैं थ्रू किसके? स्टेप के। तो इससे कोलैबोरेशन बढ़ता है, लोग साथ में काम कर सकते हैं, मिलके साथ में मिलके काम हो सकता है, यूनिटी बढ़ती है। अब क्या इसमें बाकी के एडवांटेजेस हैं? स्टेप कैन ग्रुप टुगेदर कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल पार्ट्स। बहुत बड़े मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं उनको एक साथ ग्रुप किया जा सकता है, जो कि हेल्प्स इन असेंबली। मतलब मैकेनिकल पार्ट इसको पता होता है, मतलब इस कैड में क्या होता है, एक वर्ड याद रखना, स्कीमा। स्कीमास जो होते हैं वो पूरा एक नेटवर्क होते हैं इन्फॉर्मेशन का, नेटवर्क ऑफ इन्फो। तो इस नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेशन में मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उनका एक पूरा नेटवर्क ऐसा जाल टाइप का बना हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कनेक्टेड, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड, इस तरह से कनेक्शंस रहते हैं पूरे। तो इस कनेक्शन में क्या स्टोर होता है आपका, किस तरह से असेंबली बनानी है, तो इसको पता होता है ऑटोमेटिकली कि जो आपकी मतलब ऐसा पिनियन टाइप का कुछ है और ये आपका गियर है, आपने दोनों को ऐड किया, तो ये गियर है ना, इसको पता होता है कि वो यहाँ पे इस तरह से ही जुड़ेगा। तो ये स्कीमा की वजह से होता है, ये इन्फॉर्मेशन की वजह से इसको पता होता है कि इसमें डाटा भरा जाता है कि ये जो गियर है वो यहाँ इस तरह से पिनियन से अटैच होगा। तो ये चीज़ प्री बिल्ट आती है, बिल्ट इन आती है, आपको अलग से इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये आपके लिए स्टेप खुद करके देता है। तो इसको कनेक्टेड एंटिटीज़ का भी वही पॉइंट है, ये हेल्प्स इन असेंबली। ये बताता है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये होता है कि ये आपको स्टेप में दिया जाता है, तो आपको अलग से नहीं करना पड़ता। ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, एक तो मैकेनिकल पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है, और ये किसके थ्रू होता है, कनेक्टेड एंटिटीज़ के। तो ये स्टेप में पहले से ही इंक्लूडेड रहता है, स्टेप में आता ही है। फिर होता है डेरिवेशन ऑफ इम्प्लिसिट और नॉन ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन। तो एक तो ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपको पता होती है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल है कौन सा, स्टील है कि एल्यूमिनियम है, ये सब आपको पता रहता है, जो पहले से आपको पता है, ऑब्वियस है, देख के पता चल रहा है कि स्टील है, एल्यूमिनियम। और फिर उससे ये निकालता है इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो कि इतनी ऑब्वियस नहीं है, जो आपको सामने के सामने नहीं दिख रही। तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट उसमें क्या आता है, वेट, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ये सब चीज़ें आप मटेरियल से निकाल सकते हो। तो आपने ये यूज़ करके ये निकाल ली, तो इसको ये निकालने का तरीका स्टेप को बहुत अच्छे से आता है, ये स्टेप बहुत अच्छे से कर सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एक तो ये कि इसमें हाई स्किल लगती है और इसमें हाई कॉस्ट लगती है, क्योंकि लाइसेंस वाइसेंस स्टेप के ख़रीदने में महंगा पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, और स्किल भी थोड़ी तो लगती है, आपको सीखना तो पड़ेगा स्टेप का फ्रेमवर्क। तो ये कैड कर्नल्स हैं। कैड कर्नल्स क्या होते हैं, एक कंपोनेंट होता है ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। क्या होता है, कैड का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक कंपोनेंट को कहते हैं अपन कैड कर्नल्स। ये कंपोनेंट किस तरह एक्ट करता है, एक ब्रेन की तरह, एक दिमाग की तरह एक्ट करता है। अब दिमाग CPU जैसे अपने कंप्यूटर का होता है, वैसे ही कैड कर्नल्स कंपोनेंट होते हैं कैड सॉफ्टवेयर के, जो कि ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है, कैलकुलेशन करना, डाटा एक्सचेंज बिटवीन कंपोनेंट्स, इसमें जितने भी ये कैलकुलेशंस पार्ट होता है, पूरी भी कैलकुलेशन रेंडिंग टाइम जो होती है वो सब, ये क्या करता है, डाटा एक्सचेंज करता है बिटवीन कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट का डाटा देता है।
तो ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट भी करता है। फिर होता है रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन, तो ये क्या करता है, कैलकुलेशंस टू शेप्स एंड विजुअलाइजेशन। जो कैलकुलेशंस हैं उनको ये शेप्स ऑफ और विजुअलाइजेशन जो अपन को दिखता है स्क्रीन पे, अभी पीछे बैक एंड पे ये सब कैलकुलेशन चलते हैं, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ये सब, और बाद में अपन को यहाँ पे अच्छे शेप्स अपने दिखते हैं। तो ये सब का काम करता है अपना ये कैड करना। इसका पूरा अपन समराइज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ये डिसीजन लेता है कि अब होगा क्या आगे जाके अपने इनपुट पे बेस पे, और अपन को एक आउटपुट देता है। ये पूरा ब्रेन है, पूरा प्रोसेसिंग का ये करता है काम। तो कर्नल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे अब कार डिज़ाइन कर रहे हो तो कर्नल डिसाइड करेगा कैसे अलग अलग पार्ट एक साथ फिट करेंगे, डिफरेंट पार्ट, हाउ डिफरेंट पार्ट फिट टुगेदर। अलग अपन को मान लो ये डिसाइड कर रहे हैं कर्नल की जो गियर है उसमें ये पिनियन कैसे फिट होगा, ये डिसाइड इस टाइप की चीज़ें ये डिसाइड करता है कि इसमें किस तरह से फिट होगा, एग्जैक्टली दिखेगा कैसे वो जो अपन को इनपुट आउटपुट मिलेगा। हाउ दे मूव, अब कार मूव कैसे होगी, और अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ फिट होने के बाद कैसे मूव होंगे। अब पहिया भी तुम उसमें बोनट में फिट करोगे तो वो भी मूव होगा ही ना किसी तरह, तो वो डिसाइड होता है। हाउ डे लुक फ्रॉम डिफरेंट एंगल, अलग अलग अगर आप शेप को देखोगे, इसको जैसे दरवाज़ा है तो अब इसको यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, अलग अलग डायरेक्शन से कैसा दिखता है, लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सब चीज़ें कर्नल डिसाइड करता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक सिलेंडर अपन को बनाना है तो कर्नल उस सिलेंडर को बनाने के बहुत अलग अलग तरीके देते हैं, अलग अलग कर्नल अलग अलग तरीके कर सकते हैं। जैसे नब्ज एक तरीका, तो कैलकुलेशन करके पैरामेट्रिक कैलकुलेशन जो होती हैं उससे एक सिलेंडर आप बना सकते हो इस टाइप का। फिर पीरियोडिक सरफेस, आपने क्या सिलेंडर लिया उसको काट दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, dy/dx जो अपन करते थे, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया और इस छोटे से पार्ट को या बार बार रिपीट करते गए ऐसे, तो इससे एक पूरा सिलेंडर बन गया। इस छोटे से पार्ट को आपने बार बार रिपीट किया, क्योंकि स्मॉल सेक्शन रिपीटिंग मैनी टाइम्स, तो ये इस तरह से आपका रिपीट होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, एक सिलेंडर बना रहा है कर्नल अलग अलग तरीक़ों से। और पेयर ऑफ रूल्ड सरफेसेस, फिर एक और सिलेंडर बनाने के तरीके, कितने सारे तरीके हैं सिलेंडर बनाने के, तो एक ही चीज़ को करने के कर्नल बहुत अलग अलग तरीके दे सकता है। इसमें क्या है, आपने बस 2 सरफेस ऐसे लिए और उनको लाइन से जोड़ दिया, बन गया, बन गया, इतना आपका सिंपल था। कर्नल मतलब अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ें करते हैं डिपेंडिंग ऑन यूज़, कि आपको कितने रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, आपके पास टाइम कितना है, उस पर डिपेंड करता है ये सब कितने तरीके। अब क्या आता है अपना और एक और एग्जांपल है पंचिंग ए होल थ्रू एन ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको उसके थ्रू एक गड्ढा करना है, एक होल बनाना है। अपन जैसे पंच करते हैं अपने प्रिंट आउट्स को, वैसे आपको एक गड्ढा करना है। तो कर्नल इसकी पूरी कैलकुलेशन करेगा। वो कैलकुलेशन क्या करेगा, ये सर्कुलर सरफेस ऑफ द गड्ढा ऑफ द होल, जो गड्ढे का जो सर्कुलर सरफेस है, ऐसा गोल सरफेस जो है, ये कैसे इंटरेक्ट करेगा क्यूबिक फेस के साथ। ये जो क्यूबिक इस तरह का फेस है इसके साथ ही इंटरेक्ट कैसे करेगा, इस पर बहुत खतरनाक कैलकुलेशन रहेंगी, पूरे इक्वेशन खतरनाक खतरनाक यहाँ पे बनने वाली है। तो ये पूरा का पूरा काम कौन करता है, कर्नल, कैड का कर्नल। अब टाइप्स ऑफ कैड कर्नल क्या क्या होते हैं, पहले होता है कमर्शियल। ये क्या होता है, कंपनीज़ के लिए होता है, जिसके लिए खुद के सिस्टम्स के लिए, जब कंपनीज खुद के सिस्टम्स के लिए इस तरह के CPU मतलब ब्रेन बनाती है खुद, जिससे कि उनका सिस्टम अच्छे से काम कर सके, उनका सॉफ्टवेयर अच्छा चले, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं जिनको अपन कमर्शियल कैड कर्नल्स कहते हैं, कमर्शियल बेचे जाने वाले। तो जैसे साइमंस कंपनी का है पैरासॉलिड, साइमंस बहुत फेमस कंपनी है, उनका पैरासॉलिड नाम का है कर्नल। फिर ओपन सोर्स कर्नल्स होते हैं, ये पूरे फ्रीली अवेलेबल है इनका सोर्स कोड, और ये कंट्रीब्यूशन से बहुत अलग अलग लोग एक साथ मिलके इसको अब डेवलप करते हैं साथ में आके, हाथ मिला के अपने। ये फ्रीली अवेलेबल होता है सोर्स कोड इसका। और इसका एक एग्जांपल है ओपन कैस्केड, ओपन सोर्स से ओपन कैस्केड, ये याद रख सकते हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड कैड कर्नल, जो कि स्पेसिफिक कैड सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड रहता है। जैसे सॉलिड वर्क्स में ACIS, मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रहेगा और उसमें एक पर्टिकुलर कर्नल इंटीग्रेटेड रहेगा, मतलब पहले से जुड़ा हुआ आएगा, बना हुआ आएगा, इनबिल्ट आएगा। तो ये इसलिए होता है जिससे कि ये सॉफ्टवेयर और अच्छे से काम कर सके। जैसे अपने सॉलिड वर्क्स के पास है ACIS। और फिर जियोमेट्रिक इंजन्स होते हैं गेमिंग के लिए, ये प्रॉपर कर्नल नहीं होते पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्नल्स हैं, मतलब ये भी मतलब यूज़ किए जाते हैं बहुत बार। तो ये अनरियल इंजन, यूनिटी इंजन में गेम्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। डाटा इंटरप्रेटेबिलिटी क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एबिलिटी जिससे कि वो दूसरे सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। मतलब आपका एक है सॉफ्ट सिस्टम 1, दूसरा है आपका सिस्टम 2, तो इन दोनों में अपन इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे।
तो इसकी एबिलिटी कि आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो विदाउट प्रॉब्लम्स, इस पे बिना किसी प्रॉब्लम्स के कर पा रहे हो, इसलिए इसको कहा जाता है डाटा इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी मतलब दो सिस्टम्स के बीच में कितना ऑपरेशन अच्छे से हो पा रहा है, कितना ऑपरेबल है ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र, ये शेयरिंग जो हो रही है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, अगर दो सिस्टम्स इंटरऑपरेबल है तो उनमें एक्सचेंज हो सकता है इन्फॉर्मेशन का इस तरीके से कि दोनों यूज़र्स को समझ आए कि क्या हो रहा है। जैसे आप अपने दोस्त को, आपके दोस्त के पास आईफोन है, आपके पास सैमसंग है, आप उसको कुछ डाटा भेज रहे हो तो वो भी उसी तरीके से पहुंचना चाहिए, जिस तरह उसको भी समझ आना चाहिए कि आपने जो डाटा भेजा है वही पहुंचना चाहिए, वो चेंज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों को समझ आना चाहिए कि आपने जो क्या भेजा और उसको समझ आना चाहिए कि उसके पास क्या पहुंचा। तो ये चीज़ इंटरऑपरेबिलिटी में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यूज़र्स से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगना चाहिए, आपको खुद से कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर दो डिवाइस इंटरऑपरेबल हैं तो डाटा ऐसा शेयर होगा कि आपको कोई खुद से कोडिंग वगैरह कुछ ऐसी वो नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी उसको करवाने के लिए। और इसमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अभी अपन एक एग्जांपल देखेंगे यूनिवर्सल लैंग्वेज का। ये एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिससे आप अलग अलग सिस्टम्स में अपना डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर द यूज़र। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा ईजी एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। ये इसको आप अलग अलग कंप्यूटर्स में लगा सकते हो, डेल के में भी यही लगेगी, इंटेल के में भी ये लगेगी, अलग किसी भी कंप्यूटर में आप इसको पेन ड्राइव पर लगा सकते हो और एक ही चीज़ ट्रांसफ़र करता है, अलग अलग डाटा चेंज नहीं होता ट्रांसफ़र के टाइम। तो इस ये इंटरपोर्टेबिलिटी का ऑपरेबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल एक पेन ड्राइव। ये आपको एक मूवी डालनी है अगर पेन ड्राइव से, तो आप चाहे डेल के लैपटॉप में लगाओ चाहे लिनोवो के में लगाओ, वो मूवी वैसे के वैसे ही लैपटॉप में पहुंच जाएगी। एडिशनल कोडिंग नहीं लगती इसमें, और आपको समझ आ रहा है कि आप एक मूवी डाल रहे हो और लैपटॉप पे मिलने के बाद भी आपको समझ आ रहा है कि आप ये एक मूवी है। तो टाइप्स क्या हैं, पहले ओपन अप्रोच। तो ये ओपन सोर्स रहता है, पूरा फ्रीली अवेलेबल होता है, मतलब इसका कोड आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो ये, और बहुत सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओपन अप्रोच में सबसे नॉर्मल क्या है, एक्स API, मतलब एक्सपीरियंस API। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ अभी गवर्नेंस में भी हो रहा है, मिलिट्री में भी हो रहा है, एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, सेना भी यूज़ करती है, और अपनी पढ़ाई के सेक्टर में भी, एजुकेशन में भी इसका यूज़ होता है एक्स API का। तो ये ओपन अप्रोच है, ये पूरी तरह से फ्रीली अवेलेबल होता है। प्रोप्राइटरी अप्रोच, प्रोप्राइटरी अप्रोच का क्या मतलब है कि एक कंपनी का है ये, या फिर एक कोई बेचने वाले का है। जैसे सॉलिड वर्क्स का मान लो अपना एक अप्रोच होगा, वो दूसरों को वो नहीं देगा या फिर नहीं दे भी कभी तो वो इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। तो ये इनके सॉफ्टवेयर के लिए ही अच्छा है, कंपनी जिसके लिए करती है तो उसके लिए एक, अपन जैसे कह रहे थे यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाती है जिसमें डाटा को इधर से उधर शेयर किया जा सके। डाटा ट्रांसलेशन इन कैड, ये होता है कैड डाटा को एक्सचेंज करने का तरीका। क्या लिखा है, डायरेक्ट डाटा ट्रांसलेटर, जो डायरेक्टली डाटा को ट्रांसलेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको डायरेक्ट डाटा ट्रांसलेटर कहा जाता है। ये क्या होता है, मेथड होता है, याद रखना क्या है, ये मेथड है ऑफ एक्सचेंजिंग कैड डाटा। कैड डाटा को एक्सचेंज करने का मेथड है। कैड डाटा किन के बीच में, दो सॉफ्टवेयर के बीच में, S1 और S2, मतलब दो सॉफ्टवेयर है। मान लो ये है अपना कटिया और ये है अपना सॉलिड वर्क्स। तो इनके बीच में डाटा को डायरेक्टली एक्सचेंज करने का एक मेथड है। तो ये किस फॉर्म में होते हैं, फॉर्मेट्स में। इन सब की फाइल्स होती हैं, जैसे केटिया की भी एक फ़ाइल होती है इसकी CAT करके, सॉलिड वर्क्स की भी एक अलग फ़ाइल होती होगी। तो ये जो फाइल फॉर्मेट है, अभी जैसे कटिया का फॉर्मेट होता है कैट पार्ट और सॉलिड वर्क्स का होता है SLD PRT। तो अपन को इससे इससे कन्वर्ट करना है तो अपन डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, फाइल्स फ्रॉम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कैन बी इम्पोर्टेड इनटू वन सॉफ्टवेयर। कि अपन सॉलिड वर्क्स में उनको मान लो कैट पार्ट की फ़ाइल खोलनी है केटिया की, तो अपन केटिया की जो कैट पार्ट की फ़ाइल है तो सॉलिड वर्क्स में इंपोर्ट करेंगे, सॉलिड वर्क्स में अपन लेंगे, मतलब अंदर लेंगे सॉलिड वर्क्स में, और फिर उसको ओपन फंक्शन से अपन इसको खोलेंगे तो ये सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, SLD PRT में कन्वर्ट हो जाएगी कैट पार्ट की फ़ाइल। तो इसका एग्जांपल क्या है, ज़्यादातर मेजर कैट सिस्टम होते हैं जैसे सॉलिड वर्क्स, PTC क्रियो, साइमन्स NX और कटिया, इन सब में कैट कैपेबिलिटी होती है। ये कैसे कर सकते हैं कि डायरेक्टली रीड कर सकते हैं फाइल्स को, राइट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। जैसे कि कटिया सॉलिड SLD PRT की पढ़ सकता है और सॉलिड वर्क्स कैट पार्ट की फ़ाइल पढ़ सकता है, तो दोनों अलग दूसरे के फॉर्मेट की फाइल्स पढ़ सकते हैं। ऐसा समझिए कि इनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी, जर्मन, जापानी, इनको बहुत अलग अलग भाषाएं आती हैं
जिससे कि अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स को ये समझ सकते हैं उनकी भाषा का यूज़ करके। और फाइल्स फ्रॉम कटिया कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू फाइल इन सॉलिडवर्क्स एंड बी ओपन। वही बात जो अपन ने पहले करी। ये किसके थ्रू हो रहा है? डायरेक्ट डाटा ट्रांसलेटर्स के। लिमिटेशंस क्या-क्या होते हैं इसके? रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेशंस। हर तरह की, आप मान लो एक पूरा का पूरा बड़ी भाषा को ट्रांसलेट कर रहे हो। बहुत सारे वर्ड्स ट्रांसलेट हो रहे हैं, पर कुछ वर्ड्स बचेंगे जो कि ट्रांसलेट नहीं होंगे। तो आप वो ट्रांसलेशंस कभी-कभी नहीं हो पाते, और पूरे फॉर्मेट्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ फॉर्मेट्स को आप दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसे हैं एग्जांपल्स। तो मतलब ये एक रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा क्या है? व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर देयर कैन बी डाटा लॉस। मान लो कि आपके पास एक ऐसी डिज़ाइन है, आपने यहाँ पे कुछ एंगल दिया डिग्री का। ये मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, कैट पार्ट का है ये। और आपको इसको ही, इसी डिज़ाइन को कन्वर्ट करना है ऐसे में। यहाँ पे आपका कुछ एंगल टाइप का है, यहाँ पे 30 डिग्री मान लो। और SLD PRT में जब आपने इसको कन्वर्ट किया सॉलिड वर्क्स पार्ट में, तो ये एंगल आया ही नहीं। मतलब ये लाइन जो थी ये अलग ही किसी रैंडम एंगल पे आ गई। तो ऐसे डाटा लॉस हो सकता है बीच में, जब आप इस तरह से फाइल्स का कन्वर्जन करते हैं तो बीच में डाटा खो सकता है। तो एक लिमिटेशन है। डाटा इन प्रोप्राइटरी फॉर्मेट्स। अब कुछ फॉर्मेट होते हैं जो कि कंपनी के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अब कटिया का है कैट पार्ट। कटिया कौन सा? कैट पार्ट है। तो क्या प्रॉब्लम होगी अगर कटिया ने कहा कि मुझे कैट पार्ट का कोड चेंज करना है। मान लो हमें कैट पार्ट का कोड चेंज कर दिया, कोड चेंज हो गया, तो अब क्या होगा? इफ दे चेंज द फॉर्मेट देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन ट्रांसलेशन। अब आपने यहाँ का कोड चेंज किया है तो ट्रांसलेटर में प्रॉब्लम होगी, फिर ट्रांसलेटर इसको आगे नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर जो कंपनी है उसने चूज़ किया कि मैं अपने पार्ट का, अपने फॉर्मेट का कोड चेंज करना चाहता है, तो फिर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बाद में। और इसी वजह से यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की दिक्कत है। ये अपनी स्टेप जैसा नहीं है जहाँ पे हर चीज़ ईजिली हो रही हो। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का में कंपनीज मतलब मोनोपोली चला सकती हैं अपनी। तो इसको रेगुलेट करने वाला ऊपर नहीं बैठा है कि जो पूरा ध्यान रख रहा हो कि इस फॉर्मेट का इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। कैट जियोमेट्री क्लीनअप। कैट जियोमेट्री क्लीनअप में क्या होता है कि अपन डर्टी या फिर कॉम्प्लिकेटेड डाटा को क्लीन करते हैं। डर्टी डाटा से क्या मतलब है? अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिना वजह की उसमें डिटेल्स है। इस टाइप का डाटा अपन को नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? सिमुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जब हम सिमुलेशन कर रहे होते हैं तो वो आपने भी गेम्स में देखा होगा कि वो कभी कभी कैरेक्टर जो होता है वो अपने मैप से ही बाहर निकल जाता है, या फिर कुछ भी इधर उधर ऐसे ऐसे होने लगता है, ऐसे जैसे मेरी पेन हो रही है, ऐसा उल्टा सीधा, मतलब ग्लिच होने लगते हैं। तो ग्लिचेस से बचने के लिए अपन को डर्टी और कॉम्प्लिकेटेड डाटा को क्लीन करना रहता है। इसको क्यों क्लीन करने की ज़रूरत है? क्योंकि सिमुलेशन में और कैलकुलेशंस में ये डर्टी डाटा प्रॉब्लम देता है। तो क्लीनिंग अप एंड सिम्प्लीफाइंग दिस डाटा इज़ नेसेसरी। ये बहुत ज़रूरी है, इसको अपन क्लीन कर सकें जिससे इनमें प्रॉब्लम्स ना हो। एग्जाम्पल्स ऑफ डर्टी डाटा। तो डर्टी डाटा के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं कि ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स हैं, नीचे के जो कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत हो सकता है कि अच्छे से फिट ना कर रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स होती हैं, बहुत एक एक बार की छोटे छोटे, मतलब फिट नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे से, तो अपन उसको डर्टी डाटा कहेंगे थोड़ा सा। और असेंबली डिज़ाइन विद गैप्स फ्रॉम स्क्रूज बेल्ट। आपने कोई असेंबली बनाई है ऐसी, पर आपने यहाँ ऐसी जगह छोड़ दी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रू आते हैं बाद में, कि आप यहाँ पे स्क्रू लगाने वाले हो, पर आपने उनके लिए अभी जगह छोड़ दी। तो प्रॉब्लम क्या होगी? जब आप मैश बनाओगे तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस अलग होंगे अभी, और बाद में जब आप ये डालोगे तब कैलकुलेशंस अलग होंगे। तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थोड़ी, कि मैश जो बनता है किसी भी का, तब क्या होता है? मैश जैसे कि आप मानो कि एक ग्रिड है, पूरा का पूरा कैड इस ग्रिड पे काम करता है, और इस पे छोटे छोटे, मतलब जितना भी डाटा है वो इन ग्रिड्स में स्टोर होता है एक तरह से, ऐसा ध्यान रखिए। तो इन ग्रिड्स को अपन मैश कहते हैं। तो मैश में प्रॉब्लम आ सकती है जब आप ऐसा करोगे। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए अगर अपना ऐसा मॉडल है? तो पहले तो फीचर रिमूवल, कि अननेसेसरी डिटेल जो है वो आप हटा दो। यहाँ पेड़ देखो, अब आप इसमें कितनी फालतू की झुर्रियाँ हैं, बिना वजह की अननेसेसरी डिटेल। साफ़ किया तो अपन को थोड़ा साफ़ और क्लीन पेड़ मिलता है। फिर आता है जियोमेट्री। पहले तो फीचर रिमूवल, अब आता है जियोमेट्रिक इम्प्रूवमेंट। तो अपन मॉडल्स को ही अच्छे से बनाओ, मॉडल्स अपन इम्प्रूव करो कि वो फिट अच्छे से हो। जैसे कि ये दो मॉडल हैं, ये अच्छे से यहाँ मैच नहीं हो रहे हैं, फिर अपन ने इनको इम्प्रूव किया तो यहाँ पे अपन को दो मॉडल मिले हैं ईजी से सिंपल, ये ईजी फिट हो रहा है। फिर आता है कंबाइंड कर्व्स। तो अपन को इसमें कर्व्स कंबाइन करने रहते हैं जिससे कि एक इक्वेशन बन सके और बहुत प्रॉब्लम्स ना आए। तो अपन को कर्व्स, जैसे ये दो अलग अलग कर्व्स थे, इन्होंने अपन ने एक में कंबाइंड कर दिया है,
जिससे कि और अच्छा मतलब इंटीग्रेशन रहे दोनों का, इंटीग्रेट अच्छे से करें। डाटा है कंबाइंड सरफेसेस। सरफेसेस क्यों कंबाइंड किए जाते हैं? मान लो एक सरफेस है, यहाँ पे एक गड्ढा है और यहाँ पे दो सरफेस है जिसमें यहाँ पे दो गड्ढे, तो अभी थोड़ा मतलब मैश परफेक्ट नहीं बैठ रहा, इनका मैश सही करने के लिए अपन को दोनों को मिला दिया, तो ये होल से जो थे ये मतलब भर गए पूरा। यहाँ पे अगर जा रहा है तो ये रोक रहा है, अगर यहाँ से कुछ जा रहा है तो ये रोक रहा है ऊपर वाला सरफेस, तो इस तरह से गड्ढे भर गए ये पूरे के पूरे। तो इस कंबाइंड सरफेस से अपन को एक बेटर मैश मिलता है, ये वर्ड याद रखना, बेटर मैश। और फिर होता है एंड में मैश की साइजिंग की, आपकी जो ग्रिड्स थी आपको उनको ही ऐसा साइज करना है कि ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा है, तो आपको इनको ही ऐसा साइज करना है कि ये और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएं इस तरह से। इनको मैश की साइज अपन अलग अलग चेंज कर सकते हैं जिससे अपन को बेटर स्ट्रक्चर मिले। ये सब वर्ड याद रखना, बेटर स्ट्रक्चर। तो ये 5 तरीके हो गए: फीचर रिमूवल, सिंपल करना, जियोमेट्री इंप्रूव करना, कर्व्स को कंबाइन करना, फिर सरफेसेस को कंबाइन करना बेटर मैश बनाने के लिए, और मैश की साइज सही करना एक बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए। ये हो गया अपना कैड जियोमेट्री क्लीनअप।